क्या, थैलीसीमिया। अब इसी तरह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर और होता है यहीं पे एनीमिया से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं क्या, नेक्स्ट एनीमिया हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आपकी क्या होती है, जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है। आरबीसी कैसी हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है। ऐसे हम बोले तो चांद की तरह से हो जाती है ना, या हसिया बोलते हैं जिसे, जो खेत में वो फसल काटने के काम आती है। तो अब देखिए यहाँ के अंदर सिकल सेल एनीमिया में अगर होता क्या, इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में होता क्या है, इसके अंदर की वजह से, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आरबीसी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो जब ये आरबीसी चेंज यहाँ पे हो गया, तो ये आरबीसी में चेंज कैसा होता है इसमें, तो ये आरबीसी के शेप में चेंज होने की वजह से इसमें क्या होता है, जिसका डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है। डिस्ट्रक्शन होने लगता है कितने दिन के अंदर, 120 दिन के बजाय 10 to 20 डेज में क्या होने लगता है, इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। क्लियर है। अब इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर होता क्या है आखिर, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इसमें जो इसका एक तरह से क्या है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन जो होता है, जब बीटा ग्लोबुलिन की जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड चेन है, बीटा ग्लोबुलिन पेप्टाइड चेन जो है, इसके अंदर आपका जो वेलिन, जो आपका जो अमाइनो एसिड होता है, जो अमाइनो एसिड होता है, कौन सा अमाइनो एसिड होता है, एक आप लोगों का ग्लूटामिन, सॉरी, जो आपका अमाइनो एसिड होता है आपका, हम उसका नाम होता है क्या, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस कर देता है, वेलिन रिप्लेस कर देता है। कौन रिप्लेस कर देता है, वेलिन रिप्लेस कर देता है। ये भी एक तरह से क्या है, अमाइनो एसिड है। और कौन सी पोजीशन पे, 86th पोजीशन, 6th पोजीशन की, यानी कि जो आपकी जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है, यहाँ पे 6th पोजीशन पे कौन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हो जाता है, ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, वेलिन की वजह से। और ये भी एक तरह से हम बोलते हैं क्या है, इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। ये भी एक तरह से इनहेरिटेंट, यानी कि आप बोल सकते हैं जेनेटिकली रेगुलेट होने वाला क्या है, आपका डिसऑर्डर है। और ये होता कौन सा है, ये भी सेम थैलीसीमिया की तरह ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर है। अब इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, बीटी ही होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अब देखो, जो ये आप लोगों ने जो दो आपने यहाँ पे ये पढ़े, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों ही किसके अंडर में आते हैं, हम बोलते हैं क्या, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, दोनों ही किस में आते हैं, दोनों ही आते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के अंडर में, दोनों ही आते हैं किसमें, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, हीमोलाइटिक एनीमिया। क्लियर है। तो ये क्या है, कुछ कुछ आपके क्या यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो एनीमिया के टाइप्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मैंने कवर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोग याद कर पाएंगे इजिली। क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर आप साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो जनरल सिम्टम आप लोगों को पता ही है कि भैया फैटिग होता है, ये इसके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। हम बात करें सिस्टेमिक टाइप्स, यानी कि हम लोग हर एक सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है उसकी अगर हम बात करें, स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्किन कैसे होती है, डॉक्टर क्या करता है, आपका हाथ देखते हैं कि भैया हाथ पीले, हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं यार हाथ अगर गुलाबी गुलाबी तो बोलते हैं यार बहुत खून है तेरे में, अगर पीला पीला सा पड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि यार खून की कमी हो रही है। और जब हाथ पीला पीला पड़ जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, पेल्लोर, हाथ क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है, यानी कि पेल्लोर हो रहा है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि इस बंदे की जो वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, वुंड हीलिंग क्या होगी, स्लो होगी। तो आपको लग सकता है कि हाँ भी एनीमिया हो सकता है,
या इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, इनको सर्दी सर्दी क्या हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो पाती, हम बोल सकते हैं क्या, कोल्ड इंटॉलरेंस। कोल्ड इंटॉलरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, एज ए फीडबैक मैकेनिज्म, या आप बोल सकते हैं एज ए बाउंस बैक, या एज ए होम्योस्टेसिस, ये क्या करता है, टैक्कीकार्डिया करता है, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ब्लड कम है, ऑर्गन्स को नीड है, तो वो क्या करता है, धड़क सांस लेने के जल्दी से जल्दी शुरू कर देगा, यार ऑक्सीजन की कमी है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, तो ये क्या स्टार्ट कर देता है, टेकाई कार्डिया हो जाता है यहाँ पे, टेकिकार्डिया, सॉरी टेकिकार्डिया बोल रहा हूँ, टेकिपनिया हो जाता है, वो भी होगा लेकिन ये रेस्पिरेटरी में नहीं आएगा, हम बोलेंगे क्या, टेकेपनिया हो जाता है, टेकेपनिया हो जाता है। और साथ में क्या देखने को मिलता है, डिस्निया भी देखने को मिल सकता है, कई बार डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर क्या फर्क पड़ने वाला, तो सीवीएस पे आपको देखने को मिलेगा वही, देखो जो मैंने चीज आपको बताई थी कि भाई हार्ट को लगेगा कि भाई ऑक्सीजन कम है, तो क्या करेगा, टेकाई टेकाई कार्डिया कर देगा, भाई जल्दी जल्दी धड़कना चालू कर देगा। उसके अलावा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है क्या, कार्डियोमिगेली भी हो जाए, हार्ट की मसल्स में दिक्कत हो जाए, कार्डियोमिगेली भी हो सकती है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टैकीकार्डिया एंड कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज होना। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे, यानी कि आप बोल सकते हो कि यूरिनरी सिस्टम और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जेनाइटो यूरिनरी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है बंदे को क्या हो, हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, कई बार बंदे को हो सकता है क्या, हिमेचूरिया हो रहा हो, या आप बोल सकते हैं क्या, इस बंदे को हो सकता है क्या, इसके अलावा लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, या हम बोल सकते हैं क्या, लिबिडो देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिल सकता है, उसका हो सकता है जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो क्या हो जाए, कम हो गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकता है, एमसी क्या हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, जेनाइटो यूरिनरी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल क्या सिम्टम आ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो ये देखने को मिल सकता है कि हेडेक हो सकता है, उसे क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं क्या, इरिट इरिटेट हो सकता है वो बंदा, बहुत इरिटेबल रह सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्या था, कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है, कंफ्यूजन की स्टेट में रह सकता है। उसके अलावा हम बात करें अगर जीआईटी ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, जीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जीआईटी पे फर्क ये पड़ेगा कि उसको भूख लगना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं क्या, उसको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया की दिक्कत भी हो सकती है, ये देखने को मिल सकता है किसके अंदर, जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरल जनरल सिम्टम्स की, अगर हम बात करें तो जनरल सिम्टम में उसको देखने को मिल सकता है क्या, फैटिक देखने को मिल सकता है, फैटिक देखने को मिल सकता है, वीकनेस भी देखने को मिल सकती है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है, वेट लॉस, ये सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे ऐसे साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ठीक है, डिस्कस कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है। डायग्नोसिस आपको पता है, आप सीबीसी करवाएंगे तो आप लोगों को क्या है, ये सारी चीजें डायग्नोसिस हो जाएंगी। लेकिन आप लोग जब सीबीसी देखते हैं, हमें सारी चीजें समझ में आती है कि सीबीसी के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को दी हुई है। कुछ एक चीजें जो क्या होती है, हम लोगों को ऐसे हम लोग उसे इग्नोर करते हैं एकदम, जैसे हम लोग दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, वैसे हम सीबीसी में से वो चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। एक तो होता है, देखो आप लोगों को अगर डायग्नोसिस करना है तो आप लोग पीसीवी करवाते हैं, हमें पता है क्या होती है पीसीवी, क्या होती है
हम लोग हीमोग्लोबिन करवाते हैं, हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, हम लोग आरबीएस काउंट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या है देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें सीबीसी में जो आप लोगों को देखने को मिलती है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं जनरली। एक होता है आपका एमसीएचसी। ये एमसीएचसी होता क्या है? तो ये होता है कार्पसल्स मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये आप सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो परसेंटेज होता है हीमोग्लोबिन का। और ये कितने परसेंट होता है एक आरबीसी के अंदर? ठीक है, इसको हम लोग किस में देखते हैं? मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या देखते हैं? एक आरबीसी के अंदर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। और ये एक नॉर्मल बंदे का होता है कितना? 33%। ये एक नॉर्मल बंदे का होता है 33%। एक होता है आपका एमसीएच। एमसीएच ये क्या होता है? एमसीएच की फुल फॉर्म होती है क्या? मीन कार्पस्कुलर। ये यहीं पे मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन। मीन कार्पसल्स हीमोग्लोबिन यानी कि नंबर कितना होता है, पूछा जाता है कि भी नंबर कितना होता है किसके अंदर? आप बोल सकते हैं क्या? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। और ये भी कितना होता है? आप बोल सकते हैं क्या? 30। इसका वैल्यू भी कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू 30। 30 क्या होती है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर एक आता है आप लोगों का एमसीवी। एक आता है आप लोगों का एमसीवी, मीन कार्पसल्स वॉल्यूम। मीन कार्पसल्स वॉल्यूम ये बताता है किसके बारे में? आप बोल सकते हैं कि ये बताता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी। ये बताता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी। एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना है? और इसका नॉर्मल जो होता है वो होता है 90 क्यूबिक एमएम। 90 क्यूबिक एमएम क्या होता है? इसका एवरेज आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या? एनीमिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनीमिया के बाद में वो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर आपको सबको पता है ये क्या होता है? इसको आप लोग अगर मैं इसके और अगर कोई नाम की बात करूं तो आप इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को ये थी है ना, उनकी जेनेटिक्स के अंदर ये थी रॉयल विक्टोरिया। सॉरी, रॉयल विक्टोरिया लिख दिया मैंने। इसको बोलते हैं कि हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। जनरली ये होती किसके वजह से होती है? हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से क्या है ये? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स बोले तो एक्स क्रोमोसोम। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, इसके अंदर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव का मतलब है कि फीमेल हमेशा इसमें क्या देखने को मिलती है? इस डिजीज के अंदर फीमेल इसमें क्या देखने को मिलती है? हमेशा कैरियर। कभी भी ये बीमारी महिलाओं को नहीं होगी, लेकिन मेल क्या देखने को मिल सकते हैं? केस के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? और कई बार ये क्या है किस वजह से हो सकती है? जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है। जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? आप बोल सकते हैं क्या? सडन चेंज इन जीन, है ना? हम इसे क्या बोल सकते हैं? सडन चेंज। इसको आप सडन चेंज भी बोल सकते हैं। ये आपको देखने को मिल सकता है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया के क्या होते हैं? जनरली हीमोफीलिया के अंदर होता क्या? एक तरह से ये एक तरह से क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एक तरह से क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या नहीं होता है? एक बार कहीं चोट लगी, अगर एक इंजरी हुई तो वहां से ब्लड आना बंद नहीं होता है, आता ही रहता है। कंटिन्यूस क्या होती रहती है? ब्लीडिंग होती रहती है। अब इस जो हीमोफीलिया होता है इसके क्या होते हैं आपके सामने? आप बोल सकते हैं कि 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? वो ये है कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हीमोफीलिया बी। उसके अलावा वॉन विल्बर्ट, वॉन विल्बर्ट
ब्रांड डिजीज, और लास्ट आप लोगों का होता है क्या, पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया, ये आपको देखने को मिलते हैं क्या, इसके चार टाइप, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सॉरी हीमोफीलिया वॉन विलब्रैंड डिजीज, एंड आपका लास्ट होता है पैरा हीमोफीलिया। अब इसमें पूछा जाता है सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो हीमोफीलिया जो ए होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन, ये होता है क्या, मोस्ट कॉमन। इसके अलावा ये होता किसकी वजह से है? आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्लोटिंग फैक्टर, जो आपका क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है, जो आपका क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है। देखो इसको आप दोनों को ऐसे, एक को इधर से बस बंद करोगे तो 8 बन जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर जो आपका 8th होता है, 8th जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसके अगर अब्सेंसी हो जाए, यानी कि आपका 8th नंबर का फैक्टर अब्सेंट हो जाए, तो आपको जो डिजीज होगी उसे हम बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया ए। इसको और किस नाम से जानते हैं, इससे हम लोग क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं, हम लोग इसे क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है क्या, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9th। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9th क्या होता है यहाँ पे, अब्सेंट होता है, जिसे हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर बी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं। इसे हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोलते हैं। और इसी फैक्टर का नाम होता है क्या, क्रिसमस फैक्टर, और इसीलिए इसे क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रिसमस हीमोफीलिया के नाम से, या क्रिसमस हीमोफीलिया, या फिर क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं किसको, हेपेटाइटिस बी को। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हीमोफीलिया ए में 8 नंबर का एक नंबर का क्लोटिंग फैक्टर, और हीमोफीलिया बी के अंदर 9th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया ए का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, और इसका नाम होता है हेपेटाइटिस, जो हीमोफीलिया बी है उसका फैक्टर जो 9th है उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। और इसी को हम लोग क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए क्रिसमस डिजीज भी हीमोफीलिया बी को बोला जाता है। क्लियर है। और उसके बाद देखिएगा, फिर आता है आप लोगों का वॉन विलब्रेंड डिसीज। ये एक तरह से क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये जो आपका वॉन विलब्रेंड डिजीज है, तो ये किसकी वजह से होता है, एक वॉन विलब्रेंड फैक्टर होता है जो कि ब्लड वेसल्स से रिलीज होता है। अगर वो अब्सेंट हो जाए तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया होता है उसे हम बोलते हैं वॉल विलब्रेंड डिजीज, या वॉल विलब्रेंड हीमोफीलिया। और लास्ट होता है आप लोगों का क्या, पैरा हीमोफीलिया। ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू 5th क्लोटिंग फैक्टर। जो 5वें नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है वो अगर क्या हो जाए, कम हो जाए है, या फिर लेस हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको क्या, पैरा हीमोफीलिया के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 5th। तो ये होता है किसके बारे में, हीमोफीलिया के टाइप के बारे में। तो अब अगर हम बात करें इनके साइन एंड सिम्टम्स की, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सा साइन एंड सिम्टम है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रोमा। अगर छोटा सा भी ट्रोमा होगा ना, छोटा सा कट भी लगेगा ना, तो उसके बावजूद क्या होगी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी। ये इसका हॉलमार्क होता है। ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं जो कौन सी साइट पे सबसे मैक्सिमम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो आप बोल सकते हैं कि जॉइंट कैविटी में मैक्सिमम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कहाँ पे, जॉइंट कैविटी के अंदर क्या देखने को मिलती है, मैक्सिमम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके डायग्नोसिस की, अगर हम बात करें इनके डायग्नोसिस की, तो इनके डायग्नोसिस में और एक खास बात देखने को मिलती है आप लोगों को, यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे सीटी एंड एपीटीटी, सीटी एंड एपीटीटी क्या हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। सीपी एंड एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की,
अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, ट्रीटमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर क्या करने हैं, एडमिनिस्टर करने हैं। जिसमें जो कमी है वो आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको फैक्टर 8 देना पड़ेगा, यहाँ फैक्टर 9 देना पड़ेगा, वहां पे आपको फैक्टर 5th देना पड़ेगा। क्लियर है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो मेडिसिन दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन, एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन, एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेसिन। ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, इंक्रीज करता है 8th फैक्टर को, 8th फैक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या करेगा, ब्लड को कंसंट्रेट करेगा, ब्लड को क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा। तो आपको क्या देना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। उसके अलावा आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस यूज में लेने हैं, कि भाई बंदा क्या हो, स्पोर्ट्स ना खेले, ब्लीडिंग टेंडेंसी के लिए क्या ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, यानी बंदा चप्पल पहन करके घूमे, शूज पहन करके घूमे, नंगे पैर ना घूमे, या खतरे वाले कोई भी काम ना करे, या फिर आप बोल सकते हैं कि चाकू वगैरह से सब्जी ना काटे, या आप बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स जहाँ पे इंजरी के चांसेस है वो ना खेले। ठीक है। उसके अलावा स्टार लगा के पॉइंट यहाँ पे क्या होती है, एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या देखने को मिलता है, एस्प्रिन यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा हीमोफीलिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिसऑर्डर है उसका नाम है क्या, परप्यूरा। परप्यूरा। क्लियर है। ये तो थोड़ा अभी जस्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस डिसऑर्डर के साथ में। अभी मेरे घर में ही ये दिक्कत देखने को मिल गई है। कौन सी, परप्यूरा वाली। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ढंग से समझा भी सकता हूँ, तो और मैंने फील किया है, मैंने इसको बहुत ऐसे करीब से देखा है, तो बहुत सारी चीजें मेरे को इसके बारे में पता चली है। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। परप्यूरा क्या होता है, एक तरह से हम बोलते हैं क्या, पर्पल रेसेस होते हैं। क्या होते हैं, पर्पल रेसेस होते हैं। जनरली किसकी वजह से होती है, किस में होते हैं, कि अगर क्या हो, लीकिंग हो जाए ब्लड की, लीकिंग ऑफ ब्लड इन स्किन, लीकिंग ऑफ ब्लड इन स्किन। जनरली ये क्यों देखने को मिलता है, जनरली ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। जनरली प्लेटलेट्स काउंट के डिक्रीज होने की वजह से क्या है, ऐसी ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी के अंदर और स्किन के अंदर, जिससे क्या होती है, स्किन पे बहुत सारे क्या पैचेस टाइप दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परप्यूरा बोलते हैं। अब ये आपके जो परप्यूरा होते हैं, जो आपके ये परप्यूरा है, इनको डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी हम। ये जो परप्यूरा होते हैं, इनके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं टाइप्स भी बोल सकते हैं, कि किस किस तरह के परप्यूरा देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो देखने को मिलता है वो होता है थ्रोम्बोसाइटिक, थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक टाइप का, यानी कि जिसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आप बोल सकते हो ये इसका कोज क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं ड्यू टू बोन मेरो डिजीज, कि बोन मेरो के अंदर कुछ क्या हो, दिक्कत हो। जनरली किसकी वजह से, कई बार क्या होती है, बोन मेरो में मेगा कैरियोसाइट, जो कि प्रिकर्सर सेल होती है किसकी, प्लेटलेट की, मेगा कैरियोसाइट क्या हो जाए, अगर मेगा कैरियोसाइट की अगर कमी हो जाए, तो आप बोल सकते हैं, या मेगा कैरियोसाइट किसमें, प्लेटलेट में कन्वर्ट ना हो, तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा देखने को मिल सकता है। सेकंड देखने को मिल सकता है क्या, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इडियोपैथिक, यानी जिसमें आपको रीजन नहीं पता, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये क्या होता है आप लोगों का, एक तरह से हम बोलते हैं इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोज अननोन हो, है ना।
तो जनरली ये देखने को मिलता है, किसकी वजह से देखने को मिल सकता है, कई बार हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है अगेंस्ट प्लेटलेट, अगेंस्ट प्लेटलेट्स। तो ये आपको कई बार देखने को मिलता है। अब इसमें एंटीबॉडी जब डेवलप हो जाती है तो प्लेटलेट्स का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो जो प्लेटलेट्स की यहाँ पे लाइफ स्पान है, जनरली हम बोलते हैं 11 दिन होती है, वो घट करके कितनी हो जाती है, 1 to 3 days तक होती है। तो जो मेरे घर पे अभी जो केस देखने को मिला वो ये देखने को मिला, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का केस देखने को मिला। ये सस्पेक्टेड था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये वाले मिल रहे हैं, क्योंकि जब बोन मेरो बायोप्सी हुआ तो ऐसा लग रहा है कि बोन मेरो के अंदर इनकी मेगा कैरियोसाइट के काउंट ही क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुत खतरा बना रहता है इस चीज के अंदर। देन एक तीसरा होता है एलर्जिक परप्यूरा, एलर्जिक परप्यूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर हम इसे और किस नाम से जानते हैं, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, यानी कि सिर्फ क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं हुआ है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन एलर्जी की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया आपकी क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, यहाँ पे रप्चर हो जाती है जनरली, यानी कि प्लेटलेट भी ठीक है लेकिन ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो गई है। तो ये ब्लड वेसल्स रप्चर क्यों हो सकती है, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन से टाइप की, थर्ड टाइप की, जिसके अंदर हम बोलते हैं क्या, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसकी वजह से होता क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन या फिर रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, डिस्ट्रक्शन या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन में क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, और हमें ऐसा दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे क्या है, परप्यूरा हो रहा है, या क्या हो रहा है, पर्पल कलर के रेसेस दिखाई देने लग जाते हैं। इज दैट क्लियर। फिर से देख लीजिए टाइप कौन कौन से हैं, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, यानी कि थ्रोम्बोसाइट कम हो गए हैं, किसकी वजह से, बोन मेरो की दिक्कत की वजह से। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कारण पता नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि कई बार एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाती है, लाइफ स्पान क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 11 दिन से घट करके 1 to 3 days हो जाती है। और एक होता है एलर्जिक परप्यूरा, या जिसे हम नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लेटलेट का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से रप्चर होता है ब्लड वेसल्स का, जिससे क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है स्किन के अंदर। क्लियर है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं क्या यहाँ पे, इसके बारे में बात। फिर बात करते हैं हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं जनरली, साइन एंड सिम्टम। ये साइन एंड सिम्टम भी मैंने अभी बहुत सारे के सारे एक साथ देखे, सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं क्या, पैचई देखने को मिल सकते हैं, या पैचई आप लोग पैटेक की भी बोलते हैं कुछ लोग, तो पैचई देखने को मिल सकते हैं। एकाइमोसिस देखने को मिल सकता है, यानी कि पूरी स्किन क्या होती है, रेडिश कलर की हो सकती है, यानी पैच बना हुआ दिख सकता है, एकाइमोसिस हो सकता है। गम ब्लीड हो सकता है, गम ब्लीड हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, आंखों में खून आ जाना, जिसकी वजह से विजन क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, जिसकी वजह से विजन या तो हो सकता है कंप्लीटली ही ना दिखे, और हो सकता है ब्लड हो जाए। या उसके अलावा हम बोल सकते हैं फीमेल को हैवी मेंसेस हो सकते हैं, हैवी मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको डायग्नोसिस क्या करना होगा, डायग्नोसिस क्या करना होगा, तो डायग्नोसिस के लिए आपको करना ये होगा कि आपको सीबीसी करवानी होगी, और सीबीसी में आपको मिलेगा कि प्लेटलेट्स काउंट क्या है, कम है ना, प्लेटलेट्स काउंट एकदम मिनिमाइज हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। लेकिन जो आपका इसके अंदर और दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे क्या करवाएंगे, जब क्लोटिंग के टेस्ट करवाएंगे, तो ब्लीडिंग टाइम, या बोल सकते हैं जो बीटी है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बीटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे क्लोटिंग टाइम,
क्लोटिंग टाइम कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्लोटिंग टाइम क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर में कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर में कोई कमी नहीं आई है। अगर हीमोफीलिया की अगर हमने बात की थी तो वहां पे क्लोटिंग टाइम क्या हुआ था, चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोटिंग टाइम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है क्या, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएंगे, एंटीबॉडीज आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है, अगेंस्ट प्लेटलेट्स देखने को मिल सकती है। तो आपको एंटीबॉडीज टेस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए आप जनरली एलाइजा के लिए जा सकते हैं, है ना, एलाइजा करवाते हैं जनरली डॉक्टर इस चीज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आप लोग ऐसी चीजें दे सकते हैं जिससे क्या हो, प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो सके। जैसे इरिथ्रोपोइटिन आता है उसी तरह से थ्रोम्बोपोइटिन भी आता है, थ्रोम्बोपोइटिन का भी इंजेक्शन आता है, कई टैबलेट भी आती हैं, तो ये चीजें आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स को आपको क्या करना है, कम करके रखना है, यानी कि आप लोग स्टेरॉइड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इम्यून जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। इम्यूनिटी को आपको क्या करना है, सप्रेस करके रखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, आपको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चालू कर देनी है बंदे की, इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चालू कर देनी है। उसके अलावा लास्ट आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है एस्प्रिन को, एस्प्रिन एंड साथ साथ में नेसिड्स को, जो नॉन स्टेरॉइडल जो आपकी जो ड्रग्स होती है नेसिड्स, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको अवॉइड करना है, एस्प्रिन को और नेसिड्स को। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। मुझे पता है कि कम है डिसऑर्डर, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सारे कवर कर लिए हैं। जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है वो हम लोग बाद में इम्यून सिस्टम में देखेंगे, इम्यूनोलॉजी का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। आज इम्यूनिटी, जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको इम्यूनिटी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी में देखेंगे और हिमेटोलॉजी में देखेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा नॉर्सेट स्मेसर है, अभी नॉर्सेट स्मेसर जो सिलेबस है वो कंटिन्यूस चल रहा है। वैकेंसी देखिए आप लोग, 2023 की शुरुआत इस तरह से हुई है कि मतलब एक उबाल आ चुका है। 2023 का ऐसा लग रहा था, नर्सिंग फील्ड वेट कर रहा था कि भैया 2023 लगती वैकेंसी पे वैकेंसी देंगे। हर देख लीजिए 4 दिन हुए हैं, अभी 4-5 दिन हुए और 4-5 वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जो बड़ी वैकेंसीज आप लोगों के सामने अभी है SGPGI 923 करके कुछ सीटें हैं उसके अंदर, है ना। तो एक अपना आप में बहुत बड़ी है। हरियाणा CHO आ गई, ठीक है, हरियाणा CHO में भी आपके अप्रोक्स 500 से 600 के आसपास सीटें हैं, है ना। फिर आपकी उत्तराखंड स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आ चुकी है, उड़ीसा स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है। तो मीन्स बहुत सारी वैकेंसी है हर स्टेट के लोगों के लिए। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। नॉर्सेट जरूरी नहीं है कि नॉर्सेट ही क्रैक करना है, नॉर्सेट आएगा जब आएगा। ठीक है, नॉर्सेट के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टेट का एग्जाम आ रहा है, जो आप लोग भर सकते हैं, वो फॉर्म भरें और आप लोग उसका एग्जाम दें, जिसमें SGPGI बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम्स से कम नहीं है ये SGPGI, है ना। तो इसका जो 923 सीट है लड़कों के लिए, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं नॉर्थ सेट ही है ये, है ना। लड़कों की तो वैसे भी यही सीट्स होती हैं, तो ये एक तरह से नॉर्थ सेट ही है लड़कों के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे 80-20 नहीं है। बाकी जगह का छोड़ो, SGPGI बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।